हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास 12th बाय गौरव सर। और हम बच्चों बात कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। केमिकल काइनेटिक्स में हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा कि व्हाट इज़ केमिकल काइनेटिक्स, कौन कौन सी ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो हम केमिकल काइनेटिक्स जिनका स्टडी कर सकते हैं, यानी कि जिनका रेट हम स्टडी कर सकते हैं कि वो किस स्पीड पे गवर्न हो रही हैं। हमने पढ़ा 3 तरह की रिएक्शन होती हैं। इंस्टेंटेनियस रिएक्शन जो बहुत जल्दी हो जाती हैं, वेरी स्लो रिएक्शन जिनको स्टडी करने में बहुत टाइम लगता है, और मॉडरेट रेट रिएक्शन। हमने समझा कि मॉडरेट रेट रिएक्शन को पढ़ना बहुत आसान होता है। इसके अलावा बच्चों हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर, कैसे कैसे वो कम और बढ़ रहे हैं। तो हमने ये समझा कि जो रिएक्टेंट होते हैं उनकी कंसंट्रेशन कम होती जाती है टाइम के साथ, और जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज़ होती चली जाती है। तो जैसा कि हमने देखा था, मान लीजिए हमारे पास कोई रिएक्शन है R gives P, तो हमने क्या पढ़ा कि when the rate is governed in case of R, जब हम रिएक्टेंट की बात करेंगे तो R रेट किसके बराबर हो जाएगा? रेट बराबर हो जाएगा dr concentration upon dt, where d depends the change in concentration at instantaneous time। और अगर हम डेल्टा लगाते थे तो हमने डेल्टा लगाकर क्या देखा था कि ये एक एवरेज चेंज माना जाता है। क्या माना जाता है? एवरेज चेंज। तो हमने लास्ट टाइम पर इस तरीके से इसको पढ़ा। और प्रोडक्ट के केस में देखा जाए तो प्रोडक्ट के केस में क्या हो जाएगा? रेट किसके बराबर हो जाएगा? रेट बराबर हो जाएगा dp अपॉन dt, या फिर रेट हो जाएगा बराबर किसके? प्लस डेल्टा p आएगा यहाँ पर, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्ट होता है उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होता है। तो जो प्रोडक्ट होता है उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होता है, उसकी वजह से यहाँ पर वो प्लस में आता है। अब बच्चों यहाँ तक हम बात कर चुके थे, ठीक है। आगे हमें पढ़ना है, इसमें समझना आगे क्या क्या होता है। तो आगे देखते हैं। अब हमें क्या पढ़ना था? अब हमें पढ़ना था कि वो फैक्टर्स जिनकी वजह से रेट इन्फ्लुएंस होता है। तो हमारी आज की पहली हेडिंग बन जाती है बच्चों, क्या हेडिंग डालेंगे? फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन का रेट कैसे इन्फ्लुएंस होता है, कौन कौन से फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है, वो हम समझते हैं। तो सबसे पहला आता है बच्चों क्या? दैट इज़, जो हमें इसमें फैक्टर पढ़ना है वो पढ़ना है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स जो इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हैं आगे। दूसरा फैक्टर जो हमें पढ़ना है इम्पॉर्टेंट है, और मैंने आपसे कहा था कि ये फैक्टर तो हर जगह इम्पॉर्टेंट रहेगा, दैट इज़ टेम्परेचर। चाहे वो फर्स्ट चैप्टर हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, हर बार ये फैक्टर इम्पॉर्टेंट रहता है। तीसरा आता है बच्चों प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, क्योंकि कैटलिस्ट रिएक्शन को स्पीड अप या स्पीड डाउन कर देता है। तो प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, इनका केमिकल बिहेवियर क्या होता है, वो हम इस टॉपिक में समझने वाले हैं। उसके बाद नेचर ऑफ रिएक्टेंट भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, हालांकि ये बल्कि पहले आना चाहिए था, पर चलिए कोई बात नहीं, से यहाँ लिख देते हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट। और नंबर 5 आता है बच्चों हमारे पास क्या? सरफेस एरिया। हालांकि सरफेस एरिया के बारे में आप ज़्यादातर पढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर में, इसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री, वहाँ पर आप पढ़ेंगे। ख्याल रखिए, तो वहाँ पर आप पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको इतना डिटेल में इसको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास क्या? ये हो गया हमारे पास 5 फैक्टर्स। इसके अलावा एक फैक्टर और होता है, हालांकि वो तुम्हारे कोर्स में नहीं है, वो बेसिकली कंपटीशन कोर्स में आता है, दैट इज़ रेडिएशन, एक्सपोजर टू रेडिएशन। यानी कि अगर कोई रेडियोएक्टिव सब्सटेंस हमने उसमें डाल दिया है तो उससे क्या होगा। बट दिस इज़ नॉट इन CBSE। CBSE में ये नहीं है इंक्लूड, यहाँ हमें नहीं पढ़ना है। एक एक करके हम बच्चों एक एक फैक्टर के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हेडिंग डालते हैं क्या? दैट इज़ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन, या डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कंसंट्रेशन। हमारा अगला हेडिंग बनता है, आई होप आपने एक कॉपी कर लिया होगा, साथ साथ कॉपी करते रहेंगे बच्चों नोट्स। डिपेंडेंस ऑफ रेट, डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ऑफ कोर्स रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की बात करेंगे, प्रोडक्ट के बारे में भी बात करेंगे, ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं करेंगे, तो प्रोडक्ट भी लिखेंगे, ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, बल्कि दोनों के ही बारे में एक साथ कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, साहिल समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो गया हमारे पास? रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कैसे डिपेंड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इसको समझने के लिए बच्चों आपको थोड़ा सा 11th क्लास की तरफ लेके जाता हूँ।
11th क्लास में हमने एक लॉ पढ़ा था, अगर आपको याद हो, एंड दैट लॉ वाज नेम एज लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन ये आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा था। मैं यहाँ पर दोबारा आपको बताऊँगा ये क्या होता है और ये किसने दिया था। इट वाज गिवन बाय, बेसिकली इट वाज गिवन बाय, ये एग्ज़ाम में आता है बच्चों, कंपटीशन में तो आता ही है, बोर्ड में भी आ जाता है कभी कभार। गिवन बाय गुलर्ज, GULDERG, गुलर्ज एंड वेज इन 1864। इन 1864 में एक लॉ दिया गया था। अब ये लॉ क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन बनने हैं। नाम भले ही वो साइंटिस्ट का पूछे ना पूछे, पर लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो समझते हैं ये लॉ क्या कहता है, लिखिएगा। अकॉर्डिंग टू द लॉ एट एनी गिवन टेम्परेचर, यानी कि जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहे हैं, एट एनी गिवन टेम्परेचर the rate of chemical reaction is directly proportional to the लिखते रहेंगे बच्चों साथ साथ, to the product of molar concentration of the reacting species। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि रिएक्टेंट के बारे में ज़्यादा बात करनी है, ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज़, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज़, अभी ख़त्म नहीं हुआ है ये, raised to the power their न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, इसको हम स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी बोलते हैं, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। बच्चों सिंपल लैंग्वेज में लिखवा रहा हूँ, इसीलिए आपको साथ साथ लिखना है, EFFICIENT कोएफिशिएंट्स, आल्सो कॉल्ड स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन है। क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन। दोबारा देखिएगा, एट एनी गिवन टेम्परेचर द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, at any given temperature the rate of chemical reaction is directly proportional to the product of molar concentration of reacting species raised to the power of their coefficient। ठीक है मानस, तो ये हमारे पास क्या है बच्चे, ये आ गया हमारे पास क्या, दैट इज़ लॉ ऑफ मास एक्शन। इसका मतलब क्या है सर, अब इसको आप कैसे समझाएंगे। तो मान लीजिए आपके पास कोई रिएक्शन हो रही है, लेट एक रिएक्शन है हमारे पास, लेट द रिएक्शन, फिर से वही जो हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर में 11th क्लास के अंदर जब हमने लेक्चर पढ़ा था इक्विलिब्रियम का, वहाँ पर देखा था, AA प्लस BB गिव्स CC, या बल्कि C भी ले लेते हैं, काम करते हैं, 3 रिएक्टेंट ले लेते हैं तो हमारा काम थोड़ा समझना हमें और आसान हो जाएगा, प्लस CC एंड गिव्स प्रोडक्ट लिख देते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा बात यहाँ करनी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हमारा रिएक्शन जो है वो रेट जो है किस पर डिपेंड कर रहा है, वो रेट डिपेंड कर रहा है। इक्विलिब्रियम होता तो हम प्रोडक्ट की बात करते, तो अब रेट किस पर डिपेंड कर जाएगा बच्चों, रेट विल बी इक्वल्स टू A की पावर A मल्टीप्लाई बाय B की पावर B मल्टीप्लाई बाय C की पावर C। तो रेट किस पर डिपेंड कर गया, A की पावर A मल्टीप्लाई बाय B की पावर B, और कैसे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ इक्वल टू नहीं आएगा, यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा बच्चों, ठीक है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हम R यानी कि रेट इक्वल्स टू K, रेट इक्वल्स टू K A की पावर A
बी की पावर बी एंड सी की पावर सी। रेट किसके बराबर हो गया? ए की पावर ए, बी की पावर बी एंड सी की पावर सी के बराबर हो जाता है। ठीक है जी। अब इसमें के क्या हो गया बच्चों? के इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। के क्या बन जाएगा? के सॉरी इक्विलिब्रियम कह रहा हूँ, रेट कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब था? जब वो 11th क्लास में हम इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे। यहाँ क्या हो जाएगा? वो रेट कांस्टेंट हो जाएगा। अच्छा, अब ये क्या है? ये लॉ ऑफ मास एक्शन है। लेकिन लॉ ऑफ मास एक्शन ज़रूरी नहीं है कि हमारी रिएक्शन में जो स्टिचोमेट्री हो उसी पे काम करे। हो सकता है हकीकत में जो रिएक्शन हो रही हो वो कुछ इस तरीके से हो रही हो। R इक्वल्स टू के, ए की पावर P, B की पावर Q एंड C की पावर R। अब ये PQR क्या है? ये PQR है रेट इक्वेशन के, रेट लॉ के। तो ये क्या कहलाएगा? रेट लॉ। वो था लॉ ऑफ मास एक्शन, जब स्टिचोमेट्री सिंपल लिख दी थी। लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमने ये पाया, एक्सपेरिमेंट में हम ये पाते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार वही हो जो ABC है, जैसे लिखा हो वैसा ही आ रहा हो। तो हम क्या कहेंगे? समटाइम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इज नॉट एक्सपेरिमेंटली सेम जैसे कि थ्योरी में लिखा हुआ है। तो जैसा थ्योरी में लिखा हुआ है अगर वो वैसे नहीं है तो आपको क्या करना है बेसिकली? तो ABC की जगह आपको क्या करना है? उसकी जगह जो एक्सपेरिमेंटली आया है, तो PQR को हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, वेयर P, Q, R आर एक्सपेरिमेंटल कोफिशिएंट। एक्सपेरिमेंटल कोफिशिएंट, ये कौन से कोफिशिएंट है? एक्सपेरिमेंटल। ये सर हमें कैसे पता चलेंगे? आपको गिवन होंगे या कोई ना कोई हिंट आपको गिवन होगा, कोई ना कोई हिंट आपको गिवन होगा। ठीक है बच्चों, तो ये कहलाते हैं एक्सपेरिमेंटल कोफिशिएंट। अब इन कोफिशिएंट के बेसिस पर हमारा अगला टॉपिक आता है, इसी टॉपिक के अंदर, जिसके ऊपर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में 100% आएगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है। और वो क्वेश्चन क्या आना है? इसके बेसिस पर वो क्वेश्चन आना है बच्चों, ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है? तो लिखिएगा ऑर्डर क्या होता है, वो लिखिएगा, द सम ऑफ एक्सपेरिमेंटल कोफिशिएंट, या सिंपली कोफिशिएंट लिख दीजिए, क्योंकि आप तो मान के चले कि एक्सपेरिमेंट वाली ही लगानी है। कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज, that are involved in any chemical reaction is called order of that reaction। मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या हुआ। यानी कि आपने क्या करा, आपने एक रिएक्शन ली, फिर से यही वाली रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन देखेंगे, AA प्लस B प्लस C गिव्स प्रोडक्ट। तो R क्या हो गया? K, A की पावर A, B की पावर B, C की पावर C। ये क्या है? लॉ ऑफ मास एक्शन है, जो गुलर्ज और वेज ने दी। लेकिन एक्सपेरिमेंटली रेट लॉ क्या निकल कर आया? रेट लॉ ऑफ मास एक्शन नहीं, रेट लॉ क्या निकल कर आया? वो निकल कर आया R इक्वल टू के, A की पावर लेस से P, B की पावर लेस से Q एंड C की पावर लेस से R। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा बच्चों? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा P प्लस Q प्लस R। क्या हो जाएगा? P प्लस Q प्लस R।
तो ये कहलाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो आप क्या बताओगे? द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज इन्वॉल्व इन एनी केमिकल रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली, ठीक है ना। जो एक्सपेरिमेंटली बेस्ड कोफिशिएंट आएंगे उसके बेसिस पर डिपेंड करेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो कभी कभार कोफिशिएंट एक्सपेरिमेंट वाले और थ्योरेटिकल वाले अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है a प्लस बी प्लस सी पी प्लस क्यू प्लस आर के बराबर भी हो, यानी कि a और p एक ही बात हो, b और q एक ही बात हो, और c और r एक ही बात हो। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कहलाता है क्या? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बोले कोई दिक्कत किसी को? अभिनव को समझ में आ गया? और किसी को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कोई दिक्कत? अब इसका करना क्या है सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का? क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्या फ़ायदा है? सबसे पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हमें पढ़नी है, और फिर हम रेट क्वेश्चन के बारे में भी आगे बात करेंगे। तो अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास हो सकते हैं। हेडिंग डालेंगे बच्चों एग्जाम्पल ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन के ऑर्डर के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? एग्जाम्पल ऑफ, जो तुम्हारे कोर्स में है खास तौर पे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। पहला ऑर्डर जो तुम्हें अपनी रिएक्शन का पढ़ना है वो पढ़ना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या है कि उसका जो सम आ रहा है पी क्यू आर का कोफिशिएंट का, वो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो वो बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिख कर दिखाओ। क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिख कर दिखाओ। तो ध्यान से समझना, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी ए गिव्स प्रोडक्ट, तो आर किसके बराबर हो जाएगा? के की पावर ए। किसके बराबर हो जाएगा? के की पावर फिर के मल्टीप्लाई बाय ए। तो ये फर्स्ट ऑर्डर का रेट एक्सप्रेशन कहलाता है। ये फर्स्ट ऑर्डर का रेट एक्सप्रेशन है, आर इक्वल टू के ए, वेयर ए इज एनी रिएक्टेंट जिसका स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। वेयर ए इज एनी रिएक्टेंट जिसका स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट यानी कि एक्सपेरिमेंटल स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। इसकी कोई एग्जांपल सर? बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर के एग्जांपल बता रहा हूँ, एग्ज़ाम में आते हैं इसलिए बता रहा हूँ। H2O2 gives H2O plus O2, half O2 I mean to say। जैसे कि SO2Cl2 gives, ये तुम्हें याद करना है, बिल्कुल करना है। एक दो एग्जांपल याद कर लेना कोई से भी, gives SO2 plus Cl2। और कोई एग्जांपल सर? बहुत सारे हैं। अब एक एग्जांपल मैं जो तुम्हें देने वाला हूँ इसमें और क्या है, जैसे कि ये वाला एग्जांपल बहुत आता है एग्ज़ाम में, NH4NO2 अमोनियम नाइट्राइड, इट गिव्स N2। ये N2 की प्रिपरेशन में काम आता है। तो ये रिएक्शन आप पी ब्लॉक में भी पढ़ोगे, ये रिएक्शन आप पी ब्लॉक में भी पढ़ोगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो अगर इसका R लिखना हो तो क्या हो जाएगा? इसका R हो जाएगा K H2O2, इसका R हो जाएगा क्या? K SO2Cl2, इसका R हो जाएगा क्या? K NH4NO2। इस तरीके से इनके ये R हो जाएंगे, ठीक है जी। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। किसका एग्जांपल हो गया बच्चों? ये फर्स्ट ऑर्डर का। अब सेकंड ऑर्डर की तरफ बढ़ते हैं। आइए अब बात करते हैं किसकी? सेकंड ऑर्डर की। ऑफ कोर्स सेकंड ऑर्डर का मतलब क्या है? ऑफ कोर्स सेकंड ऑर्डर का मतलब है कि अब हमारे पास जो सम आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा? वो 2 आ रहा होगा। अब भाई 2 कैसे कैसे आ सकता है? देखिए आपके कोर्स में ना, मैं आपको बता रहा हूँ, 12th क्लास के अंदर CBSE के 12th CBSE में जनरली आपकी जो रिएक्शन होगी उसमें एक ही रिएक्टेंट होता है A। जनरली उसमें एक ही रिएक्टेंट होता है A। तो अगर एक ही रिएक्टेंट है तो ऑर्डर 2 कैसे आएगा? जनरली कह रहा हूँ, हमेशा नहीं, जनरली कह रहा हूँ। अगर एक ही रिएक्टेंट है तो उसमें ऑर्डर 2 कैसे आएगा भाई? आ सकता है या नहीं? उदिति, हार्दिक, कोई बताएगा? आ सकता है। कैसे आ सकता है? कैसे आ सकता है? यस लक्ष्य, कैसे आ सकता है? व्हेन कोफिशिएंट 2 हो जाए, बिल्कुल ठीक बात है। तो A गिव्स P R इक्वल टू K A की पावर 2, R इक्वल टू K A की पावर 2, R इक्वल टू K A की पावर 2, है ना? तो ये हो जाए। तो इस तरीके से ये रेट इसका हो गया। इसके एग्जाम्पल सर बहुत एग्जाम्पल हैं। एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा आता है, 2HI गिव्स H2 प्लस I2। इसका R क्या हो जाएगा? K HI की पावर 2, K HI की पावर 2, ठीक है।
और एग्जाम्पल सर कोई और भी बता दो, उसके 3 बता दो, इसके 1-2 तो बता ही दो। इसका एक और एग्जाम्पल है, बड़ा कॉमन एग्जाम्पल है, तुमने अपना ये 10th से पढ़ा हुआ है, CH3COO C2H5 प्लस NaOH, दैट इज डी एस्टरिफिकेशन इन प्रेजेंस ऑफ बेस। क्या मिलता था? CH3COO Na प्लस C2H5OH, है ना सर। इसकी हेडिंग क्या है? इसकी हेडिंग है बेटा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर पढ़ लिया था, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, कोई बात नहीं है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के अंदर हम देखते हैं अगला एग्जांपल ये आ गया, तो इसका आर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा K CH3COO C2H5 NaOH। तो हो सकता है A और B हो सकता है अकेला A हो, लेकिन तुम्हारे कोर्स में जनरली A वाले एग्जाम्पल ज़्यादा आएंगे जिसमें एक ही रिएक्टेंट होता है। ये सेकंड ऑर्डर हो गया। सर और कितने ऑर्डर होते हैं? होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन तुम्हें 3 ऑर्डर पढ़ने हैं ये वाले। वैसे तो पढ़ने 5 है, पर ये 3 ऑर्डर हैं फिलहाल शुरू के। कौन से? अब तीसरा आता है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ऑफ कोर्स थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में A गिव्स प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा? R K की पावर AQ। आई होप यू पीपल आर मेकिंग योर नोट्स साइमल्टेनियसली, क्योंकि इसके बाद नोट्स फिर आपको अवेलेबल होने में मुश्किल होगी। सर ये तो सब थ्योरेटिकल है ना? ना 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 ना, एक्सपेरिमेंटली भी होता है बेटा। इसके सिग्निफिकेंस बताऊंगा मैं आपको अभी इसके सिग्निफिकेंस आप समझोगे अभी क्या क्या बताने वाला हूँ मैं, और इसके क्या क्या यूजेस हैं। और अभी रेट कांस्टेंट फिर वापस आएगा, अभी के की कहानी भी ख़त्म नहीं हुई है, ठीक है। अभी तो हम सिर्फ पढ़ रहे हैं कि हो क्या रहा है, मतलब क्या क्या है, फिर उससे क्या क्या यूज़ होगा, उसका क्या क्या सिग्निफिकेंस होगा, वो बात की बात है, ठीक है। सिग्निफिकेंस और थोड़ा बहुत अगर आप समझना भी चाहते हो तो मैं यहाँ भी बता दूंगा। देखो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि भले ही एक A से प्रोडक्ट बन रहा हो, लेकिन एक A एक बार में 3 गुना A एक साथ लग रहे हैं। इसका मतलब A की स्पीड 3 गुना है, एक्सपोनेंटली 3 गुना है, पावर 3 में है, A इंटू ट्रिपल है, क्यूब हो चुका है उसका। तो ये बता रहा है क्या कि कितना ज़्यादा A रिएक्टिव है, कितना जल्दी रिएक्ट करेगा, और कोई चीज़ कितनी स्लो रिएक्शन होगी, उसका रेट उतना स्लो हो जाएगा। ऑफ कोर्स क्योंकि वो किस पे डिपेंड कर रहा है? स्टिचियोमेट्रिक पावर पे डिपेंड कर रहा है। समझो सिद्धार्थ। तो ये थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल दोनों में बहुत कॉन्सेप्चुअल बात है, ये ऐसी रटने के लिए बात नहीं है बस। इसके एग्जाम्पल हैं, कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं आपको, जैसे कि 2NO + O2, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये रिएक्शन बोर्ड में आती है कंप्लीट द रिएक्शन में, क्योंकि NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाने के काम आएगी। इसका R क्या हो जाएगा? K NO की पावर 2 O2 की पावर 1। तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए? थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन। अब अगला आता है, थोड़ा इम्पोर्टेंट आता है थर्ड ऑर्डर के बाद, दैट इज ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसका क्या मतलब हुआ? देखो सिद्धार्थ, इसका क्या मतलब हुआ बेटा? इसका मतलब ये हुआ कि ये रिएक्शन में आप रिएक्टेंट कुछ भी ले लो, फ़र्क ही नहीं पड़ता स्पीड पर। आप रिएक्टेंट ज़्यादा लो कम लो, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता। ऐसी रिएक्शन कहलाती है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि रेट डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट। रेट बेटा सुन रहे हो, समझ रहे हो बात को ना? तो रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता। अब ऐसी कौन सी रिएक्शन होगी जिसकी स्पीड कभी ख़त्म ही नहीं होती है, फ़र्क ही नहीं पड़ता कितना रिएक्टेंट लिया कितना नहीं लिया? तो ऐसी रिएक्शन, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसी रिएक्शन जिसमें हमने क्या डाला हुआ है? कैटालिटिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? कैटालिटिक रिएक्शन। जैसे कि अमोनिया को तोड़ने की एक रिएक्शन हुआ करती है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं? प्लेटिनम कैटलिस्ट ले लेते हैं, प्लेटिनम नाम का कैटलिस्ट ले लेते हैं, टेम्परेचर 1130 केल्विन ले लेते हैं। तुम्हें टेम्परेचर याद तो नहीं करना है, पर हाँ तुम्हें कैटलिस्ट ज़रूर याद करना है। और इससे हमें क्या मिलता है? N2 + 3H2। बेसिकली ये रिवर्स ऑफ हेबर प्रोसेस है, ठीक है। तो इसमें जो अमोनिया का रेट एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा? बेसिकली इसमें रेट एक्सप्रेशन आ जाता है बच्चों, R विल बी इक्वल्स टू K NH3 की पावर 0, क्योंकि कैटलिस्ट ने क्या करा? इसको टेक ओवर कर लिया। बिल्कुल न्यूक्लियर रिएक्शन भी, वेरी गुड, है ना? तो उसके बारे में भी बात करेंगे, बट वो न्यूक्लियर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की होती हैं जनरली, ज़ीरो ऑर्डर की जगह, ठीक
ठीक है, कैसे होते हैं वो सब प्रूफ करूँगा, टेंशन मत, तो बताऊँगा मैं तुम्हें। फिलहाल कैटलिटिक रिएक्शन है, या तो कैटलिक रिएक्शन, और दूसरा एग्जाम्पल क्या है इसका, ये तो पहला एग्जाम्पल हो गया नंबर 1, नंबर 2 एग्जाम्पल होगा रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन लाइट। देखो अभी ना या चंचल मैंने ये नहीं कहा बेटा कि कोई रिएक्शन है जिसकी स्पीड बहुत कम है या बहुत फास्ट है ना, हम कह रहे हैं कि जिसकी स्पीड डिपेंड ही नहीं कर रही कंसंट्रेशन पे, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही, वो जीरो ऑर्डर है। तो जरूरी नहीं कि न्यूक्लियर है तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर आप एटम बॉम्ब बना रहे हो, बड़ा वाला रिएक्टेंट ले रहे हो, आप यूरेनियम का ज़्यादा अमाउंट ले रहे हो तो बड़ा एटम बॉम्ब बनेगा, कम अमाउंट ले रहे हो तो छोटा एटम बॉम्ब बनेगा, सीधी सी बात है। तो कहीं ना कहीं डिपेंड तो कर रहा है ना। तो जीरो ऑर्डर का मतलब है कि सर आप कुछ भी ले लो, आप कितना भी अमाउंट ले लो, स्पीड उतनी ही रहेगी जितनी है, देन इट इज़ कॉल्ड क्या, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जितनी भी रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में होती हैं, टेकिंग प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, जैसे कि फोटोसिंथेसिस हो गई, जैसे कि आपको याद होगा हमने फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म पढ़ा था 11th क्लास में, या क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन्स लाइट की प्रेजेंस में चेन रिएक्शन पढ़ी थी, जिसमें इनिशिएशन फिर उसके बाद प्रोपोगेशन और फिर टर्मिनेशन आता है ना। तो वो सारी रिएक्शन क्या कहलाती हैं, वो रिएक्शन। यस, AgCl इज एन गुड एग्जांपल, AgCl का फोटोलिसिस होना, तो वो भी क्या ही है। इसके बाद अगला आता है, तो हमने कौन कौन सी पढ़ ली भाई, अभी हमने पढ़ी 3-4 तरह की रिएक्शन, हमने पढ़ ली है फर्स्ट ऑर्डर, हमने पढ़ लिया है सेकेंड ऑर्डर, हमने पढ़ लिया है थर्ड ऑर्डर, और हमने पढ़ लिया जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये 4 रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं। तो आइए बच्चों, अब चौथी रिएक्शन, 5वीं रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। 5वीं रिएक्शन आती है हमारे पास, दैट इज़ फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। कई बार ऑर्डर फ्रैक्शन में भी आ सकता है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कॉम्पिटिशन में भी क्वेश्चन आता है, कैन द ऑर्डर बी इन फ्रैक्शन? यस, ऑर्डर कैन बी इन फ्रैक्शन। कैसे? फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्शन है, बड़ी फेमस रिएक्शन है H2 + Br2, बोर्ड में भी यही रिएक्शन आती है, गिव्स 2HBr, H2 + Br2 गिव्स 2HBr। और इस रिएक्शन का जब एक्सपेरिमेंटली रेट निकाला गया तो क्या आया, देखो अगर हम थ्योरेटिकल निकालते तो क्या आता, थ्योरेटिकल निकालते तो आता बच्चों R = H2, K H2 और Br2, और थ्योरेटिकल ऑर्डर कितना आता, तो थ्योरेटिकल ऑर्डर आ जाता, थ्योरेटिकल ऑर्डर आता 2। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट करे गए और एक्सपेरिमेंटली ऑर्डर निकाला गया तो एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर कितना आया, R = K H2 की पावर 1 और Br2 की पावर ½ तो एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर जो ये सही वाला ऑर्डर है, ये कितना हो गया भैया, ये हो गया 3/2 और 1.5। तो ऑर्डर फ्रैक्शन में भी हो सकता है, ऑर्डर कैन बी इन फ्रैक्शन, यस ऑर्डर कैन बी इन फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शनल ऑर्डर भी पॉसिबल होते हैं, ये आपको याद करना है, समझना है, इम्पॉर्टेंट है। तो हमने ये पढ़े डिफरेंट टाइप के ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। एनी डाउट टिल नाउ? वाई वी आर स्टडिंग ऑर्डर, उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं तुम्हें, तो समझेंगे। मान लीजिए जैसे मैंने कहा कि इस रिएक्शन में मैंने H2 लिया 10 ग्राम और Br2 लिया 10 ग्राम और रिएक्शन होनी शुरू हो गई, ठीक है। अब मैंने क्या करा, अब मैंने इस रिएक्शन में H2 को डबल कर दिया, इसको 20 ग्राम कर दिया। तो रिएक्शन डबल होगी या नहीं होगी? इफ आई मल्टीप्लाई द कंसंट्रेशन बाय 2 तो रिएक्शन डबल होगी या नहीं होगी? उसका रेट आई मीन टू से। याद करिए हमने लीच-चैटल प्रिंसिपल पढ़ा था कि आप कोई भी एक चीज़ डालोगे तो प्रोडक्ट बनना जल्दी शुरू हो जाएगा, याद है? तो हमने क्या करा, हमने जब इसके अंदर ये डाला, बोलो रिएक्शन डबल हो गई ना? रिएक्शन डबल हो गई सर, बिल्कुल सीधी सी बात है, रिएक्शन डबल हो गई। लेकिन जब मैंने Br2 को 10 ग्राम से 20 ग्राम करा, तब क्या रिएक्शन तब भी डबल हो जाएगी? तब सर बढ़ेगी ज़रूर, इंक्रीज ज़रूर होगी, लेकिन डबल नहीं होगी, 1.5 गुना हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर अगर आप 2 से मल्टीप्लाई भी करोगे तो जैसे उसका रूट निकालोगे तो 1.4 के आसपास जैसे जो भी आता है,
तो वो क्या होगा, उसी हिसाब से नहीं बढ़ेगी। तो किसी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज करने से रिएक्शन की स्पीड पे क्या फर्क पड़ रहा है, ये कहलाता है एक्सपेरिमेंटल बेसिस ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इससे आपको ये पता चल जाएगा रिएक्शन की स्पीड बढ़ानी है या घटानी है, कब क्या करना है। इंडस्ट्रियली और एक्सपेरिमेंटली लैब के अंदर ये बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा क्या कहना चाह रहा हूँ। सर रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन लाइट की रिएक्शन बता दीजिए। रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन लाइट की रिएक्शन, जैसे कि AgCl लाइट की प्रेजेंस में टूटता है और देता है 2Ag + Cl2, जैसे कि CH4 + Cl2 गिव्स CH3Cl + Cl + HCl, लाइट की प्रेजेंस में हो रही है। जैसे कि फोटोसिंथेसिस, ये भी लाइट की प्रेजेंस में होती है। तो ऐसे रिएक्शंस में हम क्या पाते हैं कि इनकी कंसंट्रेशन को चेंज कर दो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गई। सो देयर आर मैनी रिएक्शंस विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, एंड दैट इज़ वाई हम जब एक्सपेरिमेंटली हमने उनको करके देखा तो हमने क्या पाया, जब ऐसी रिएक्शंस को हमने करके देखा तो हमने क्या पाया, हमने पाया कि भाई वो रिएक्शंस का तो रेट पे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो ये उसके एग्जांपल्स हो गए। और भी बहुत एग्जांपल्स हैं, बट मुझे लगा कि आपको ये आते होंगे तो मैंने इसलिए आपको इतना ज़्यादा इसमें तवज्जो नहीं दी थी। हमने इसके बारे में सिर्फ सिंपली बात करी थी। जैसे अगर आप देखो तो H2O2 का लाइट की प्रेजेंस में टूटना, आयोडीन का लाइट की प्रेजेंस में टूटना, ब्रोमीन वाटर का लाइट की प्रेजेंस में ख़राब हो जाना, बहुत सारी रिएक्शंस हैं, देयर सो मेनी रिएक्शंस। तो आई होप आपको मल्टी ऑर्डर रिएक्शन, आपको फिर फ्रैक्शनल रिएक्शन, इस तरह की आपको समझ में आ गई होगी। अब एक बात और दिमाग में आती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। मान लीजिए अब हम क्या करते हैं, अब हम एक रिएक्शन का एग्जांपल लेते हैं। इस रिएक्शन का एग्जांपल किसका, एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैंने रिएक्शन ली 2NO2, बहुत फेमस रिएक्शन है। मैंने लास्ट टाइम भी यही रिएक्शन का एग्जांपल लिया था, अगर आपको याद हो। एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था और मैंने आपसे कहा था कि ये रिएक्शन के नाम से भी एग्जाम में आ जाती है। गिव्स 2NO2, NO2F, ये एक रिएक्शन है। इस रिएक्शन का एक्सपेरिमेंट करने के बाद रेट निकाला गया। इसका रेट कितना आया मैं वो आपको बताता हूँ। इसका रेट एक्सप्रेशन निकल कर कुछ इस तरीके से आया। R आया हमारे पास क्या, हमारे पास R आया NO2F2। अब अगर आप थ्योरेटिकली इस एक्सप्रेशन को देखते और इसका रेट एक्सप्रेशन निकालते तो थ्योरेटिकली इसका ऑर्डर कितना आता, थ्योरेटिकली इसका ऑर्डर आता 3, लेकिन एक्सपेरिमेंटली इसका ऑर्डर कितना आ रहा है 2। कोई डाउट इसमें? ये मैंने कहा कि एक्सपेरिमेंट हुआ, मान के चलो कि हाँ एक्सपेरिमेंट हुआ और ये आ गया, एक्सपेरिमेंटली ऐसा आया, ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तुम कहोगे सर हम नहीं मानते, तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, लेकिन तुम्हें मानना पड़ेगा। फिलहाल मैं कह रहा हूँ ये आया। अब इस बात से तुम्हें क्या पता चलता है, इस बात से तुम्हें क्या पता चलता है, ये एक इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है। What exactly you extract from this information that the rate of the reaction is not NO to the power 2 और F2, but it is only NO to the power 1 and F to the power 1। इससे क्या पता चलता है बच्चों, कभी कभार कोई रिएक्शन, जैसे लाइट रिएक्शंस खास तौर पे नहीं हो रही थी, ये तो खैर हाँ ये बात भी कह सकते हो, वैसे ठीक कह रही है, इसमें भी गलत नहीं है। लेकिन इससे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात पता चलती है वो ये पता चलती है कि दिस रिएक्शन इज नॉट रिएक्शन। ये रिएक्शन नहीं है। ध्यान से सुनना क्या लिख रहा हूँ, ये रिएक्शन हो जा, जब कान की बात बतानी होती है ना थोड़ा अटक जाता है। दिस रिएक्शन इज नॉट रिएक्शन, कम ऑन, या इज नॉट रिएक्शन बट इट इज रिएक्शंस, बट इट इज रिएक्शंस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये एक बार में रिएक्शन होने वाली रिएक्शन नहीं है। इस रिएक्शन में एक से ज़्यादा रिएक्शन है। हमें एक दिख रही है पर ये एक से ज़्यादा रिएक्शन है, हमें एक दिख रही है पर ये एक से ज़्यादा रिएक्शन है। सर क्या कह रहे हैं, समझ में नहीं आया, मैं समझाता हूँ। मान लीजिए मैं आपसे ये कहता हूँ
कि CH4 प्लस 4Cl2 गिव्स CCl4 प्लस 4HCl। आपको ये रिएक्शन नज़र आ रही है? ना ना ना, इट्स नॉट कंटिन्यूइंग, झलक, इट्स नॉट कंटिन्यूइंग, सॉरी पलक, ये कंटिन्यू नहीं कर रही है, समझो बात को जो कह रहा हूँ। ये एक ही रिएक्शन है, यानी कि ये एक ही बार में हो गई या अलग अलग स्टेप्स में हुई है। ये जो हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड बना, ये एक ही बार में हुई है, अलग अलग रिएक्शन हुई। तो आपको याद होगा, हमने 11th में और 10th में पढ़ा था कि सर पहले CH4 के साथ एक Cl2 रेड करके CH3Cl बनाता है, फिर HCl बनाता है, फिर CH3Cl जो होता है फिर वो Cl2 से रेड करके CH2Cl2 बनाता है, फिर HCl बनाता है, फिर उसके बाद तीसरा और उसके बाद चौथा होता है। तो 4 स्टेप में होती है। तो जो आपकी ऊपर वाली रिएक्शन है वो बेसिकली, ये वाली जो रिएक्शन है ये बेसिकली 4 स्टेप्स में हो रही है। फिर ये CHCl3 प्लस HCl बनाता है और लास्ट में CHCl3 प्लस Cl2 मिलकर CCl4 प्लस HCl बनाता है। ऐसे ही अगर आपको याद हो फोटोसिंथेसिस, अगर आपको याद हो फोटोसिंथेसिस नाम की एक रिएक्शन हुआ करती थी। हम कहते थे फोटोसिंथेसिस, अगर आपको 10th क्लास, चले जिनके पास बायो नहीं है, बायो वालों को तो पता चल गया होगा, बायो वालों को तो फोटोसिंथेसिस की कहानी समझ में आई गई होगी कि इतनी आसान कहानी नहीं थी कि 6CO2 प्लस 6H2O लिया, एक सेकेंड, हाँ, तो 6CO2 प्लस 6H2O लिया और हमारा काम खत्म हो गया। तो sometime a reaction proceed in a multi-step। तो लिखेंगे sometime a reaction proceed in a multi-step। कभी कभी रिएक्शंस जो होती हैं, ये लाइन तुम्हें नहीं लिखनी है, तुम्हें क्या लिखना है, sometime a reaction proceed in multi-step। ठीक है जी। कैसे? अब ऊपर वाली रिएक्शन को देखते हैं। असल में जो ऊपर वाली ये वाली रिएक्शन है जो तुम यहाँ देख रहे हो, ये रिएक्शन बेसिकली कैसे हुई है, ये जो N2O और F2 की रिएक्शन हुई है, इसमें सबसे पहले क्या हुआ है, इसमें NO2 रिएक्ट करता है F2 से और बनाता है क्या, बनाता है NO2F प्लस F, NO2F प्लस F। फिर अगला NO2 एक और F से रिएक्ट करता है और बनाता है क्या, NO2F। अगर आप इन दोनों रिएक्शन को ऐड करो, अगर आप इन दोनों रिएक्शन को ऐड करो तो यहाँ पर क्या होगा, समझ लो ना बात को, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर F से F कट जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, 2NO2 gives NO2F, 2NO2F, 2NO2 gives 2NO2F। ठीक है जी। लेकिन अब एक और ख़ास बात, इस रिएक्शन के अंदर ये वाली रिएक्शन है स्लो स्टेप रिएक्शन और ये रिएक्शन है फास्ट स्टेप रिएक्शन। तो मल्टी स्टेप रिएक्शन की एक और ख़ास बात, इन अ मल्टी स्टेप रिएक्शन एट लीस्ट वन रिएक्शन विल ऑलवेज स्लो स्टेप रिएक्शन, एक रिएक्शन हर हाल में स्लो स्टेप रिएक्शन होगी। वन रिएक्शन विल ऑलवेज बी अ स्लो स्टेप रिएक्शन। एक रिएक्शन जो है, हाँ F2 भी होगा, मैं मना नहीं कर रहा। तो पहले ये जो बात को बता रहा हूँ वो तो समझ ले मेरे भाई। अरे भैया ठीक है। तो ऐसी रिएक्शंस के अंदर एक से ज़्यादा स्टेप होते हैं और इसमें स्लो स्टेप और फास्ट स्टेप आते हैं। ठीक है भैया, अच्छा कोई बात नहीं, हो जाता है, एक से ज़्यादा स्टेप आते हैं। अब मेन बात क्या आती है, मेन बात ये आती है द स्लो स्टेप, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। द स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो जो रेट डिटरमाइन होगा वो इन दोनों से होगा, जो रेट डिटरमाइन होगा वो इन दोनों से होगा। तो इसीलिए जो हमारा रेट निकल कर आया, इसीलिए जो हमारा रेट निकल कर आया था, जो R निकल कर आया था, वो किस पे डिपेंड कर रहा था, वो इस तरीके से डिपेंड कर रहा था।
So the rate determining step will always be a slow step. तो दिस इज व्हाट वी कॉल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का एक आपको आइडिया दिया है क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, किस किस चीज़ से वो डिपेंड करता है। और कभी कभार जब हमें लगता है कि जो हमारा स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट थ्योरेटिकल है और एक्सपेरिमेंटल है वो मैच नहीं कर रहा, तो वो इसलिए मैच नहीं कर रहा होता क्योंकि रिएक्शन जो है वो कई बार मल्टी स्टेप होती है। और अगर कोई रिएक्शन मल्टी स्टेप है तो उस मल्टी स्टेप रिएक्शन के अंदर कम से कम एक स्टेप कैसा होगा, स्लो स्टेप होगा। और उस स्लो स्टेप से ही हमें पता चलेगा रेट क्या है। तो रेट एक्सप्रेशन किसके स्टेप्स के हिसाब से लिखना है, स्लो स्टेप के हिसाब से लिखना है। रेट एक्सप्रेशन किसके हिसाब से लिखना है, स्लो स्टेप के हिसाब से लिखना है। द रेट एक्सप्रेशन विल बी डिटरमाइंड बाय स्लो स्टेप, यस इन ऑल केसेस। अगर एक से ज़्यादा हैं, अगर मल्टी स्टेप रिएक्शन है, अगर मल्टी स्टेप रिएक्शन है तो 100% रेट किससे डिटरमाइन होगा, स्लो स्टेप से ही होगा। और स्लो स्टेप उसमें होगा ज़रूर, ये बात भी पक्की है। अगर मल्टी स्टेप रिएक्शन है तो एक स्लो स्टेप ज़रूर होगा। हाँ, अगर रिएक्शन मल्टी स्टेप नहीं है तो कहानी अलग है। सर तो जिन रिएक्शन में अलग अलग आता है ऑर्डर, तब मैंने क्या कहा, देखो जनरली अलग अलग आने की वजह मल्टी स्टेप होती है, पर जीरो ऑर्डर में तो मल्टी स्टेप नहीं है। जीरो ऑर्डर में क्या हुआ, वो तो डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो कारण कई सारे हैं, उनमें से एक कारण है क्या, मल्टी स्टेप। और मल्टी स्टेप की गारंटी क्या है कि उसमें स्लो स्टेप हो। समझ रहे हो? तो सर रिएक्शन का मल्टी स्टेप होना किस पर डिपेंड करता है। अब ये एक अलग बात हो जाएगी कि रिएक्शन का मल्टी स्टेप होना किस पर डिपेंड करता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। वो हम मोलिकुलरिटी नाम की एक चीज़ पढ़ेंगे, उस पर डिपेंड करेगा। भाई देखो, मान लो मैं चलो ऐसे बताता हूँ, तो मुझे छोटा सा एग्जाम्पल समझना, थोड़ा अजीब सा एग्जाम्पल है पर समझना। मान लो मुझे एक चींटी को मारना है। अगर मुझे एक चींटी को अपने हाथों से मारना है तो बस क्या करना है, अंगूठा लेना और चींटी के ऊपर रख देना। लेकिन अगर मुझे तुम्हें मारना है तो पहले हाथ तोड़ूंगा, पैर तोड़ूंगा, मुंह तोड़ूंगा, घुसे मारूंगा, मल्टी स्टेप में काम होगा। समझ रहे हो? अगर तुम्हें टेबल लिखने 2 2 4, एक ही बार में काम हो गया। लेकिन मैं कहता हूँ कि तुम बताओ भैया मुझे 2 × 6.3892, तो तुम भैया पहले उसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करके देखोगे, तो मल्टी स्टेप होगा। तो डिपेंड्स, ये बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं। उनमें से एक आधा फैक्टर मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, मोलिकुलरिटी वाला। मारूंगा नहीं, टेंशन मत लो, मारने पीटने की बात नहीं कर रहा हूँ, वो बस थोड़ा सा समझाने के लिए बोल दिया। कई बार चीज़ें समझ में आ जाती हैं, इससे संयम को समझ में आ गई है। मतलब प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है या, अरे भैया प्रोडक्ट पर डिपेंड नहीं करता, मेरी इच्छा क्या है इस पर डिपेंड करता है। मैं तो मारना ही चाह रहा हूँ, मैं तो चींटी को भी मारना चाह रहा हूँ, तुम्हें भी मारना चाह रहा हूँ। पर प्रॉब्लम तो ये ना कि चींटी आराम से मर जाएगी, तुम नहीं मरोगे। प्रोडक्ट तो मेरा मारना ही है, पर किसको मारना उस पर डिपेंड कर गया ना, यानी कि रिएक्टेंट पर डिपेंड कर गया ना। तो रिएक्टेंट्स आर बेसिकली हाउ दे आर रिएक्टिंग। भाई अगर दोनों NO2 F2 के साथ एक साथ आ जाते, अगर मान लो, चलो इसको सामने देखो, अगर मान लो मैं ये कहता कि भाई एक NO2 यहाँ पर है और एक NO2 यहाँ पर है, ये दोनों NO2 F2 के साथ आते और ढिशुम ढिशुम एक साथ लड़ लेते, तो हो सकता है हो जाता, हो सकता है नहीं होता। तो इसके क्या फैक्टर्स हैं ये हम आगे पढ़ेंगे, हाँ पढ़ेंगे पर आगे पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर इसको आगे कल कंटिन्यू करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे आगे मोलिकुलरिटी के बारे में और कुछ बातें, और रेट कांस्टेंट के बारे में बातें।